Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology first, Unit 5th, multiple choice questions. So pharmacology की 5th यूनिट के MCQs को हम डिस्कस कर रहे थे. लास्ट क्लास के अंदर हमने 50 MCQs यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं. अब हम इसी सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और भी जो MCQs यहाँ पर इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं 5th यूनिट के एमसीक्यूज के अंदर. फर्स्ट क्वेश्चन, that the sensitivity of the nerve fibers to blockage by the lidocaine depends on कि जो आपके नर्व फाइबर्स होते हैं ना उनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो आपके लिडोकेन के थ्रू ब्लॉक हो जाती है. ठीक है, ये किस पर डिपेंड करती है, मतलब लिडोकेन के थ्रू होने वाली नर्व फाइबर्स की जो सेंसिटिविटी है वो किस पर डिपेंड करेगी. ऑप्शन है आपके पास कि वेदर द फाइबर इज सेंसरी और मोटर, इस बात पर कि आपका फाइबर यहाँ पर सेंसरी है या मोटार है. सेकंड, वेदर द फाइबर इज माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, इस बात पर कि आपका फाइबर जो है वो माइलिनेट है या नॉन माइलिनेट है. ठीक है. ठीक, तीसरी चीज है कि इंटरनोडल डिस्टेंस इन द फाइबर, एक ही बात हो गई ना. इंटरनोडल डिस्टेंस का मतलब ये है कि जो माइलिनेटेड आपका होता है ना, ठीक है, जिस जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उनके बीच में होते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर. ठीक है, तो यहाँ पर ये माइलिनेटेड शीट है पहली और ये दूसरी माइलिनेटेड शीट है. तो इस माइलिनेटेड शीट से इस माइलिनेटेड शीट के अंदर आपके ऐसे जो सिग्नल्स होते हैं वो उचक उचक के जाते हैं. आपने देखा होगा, है ना, पढ़ाया जाता है ये कि नर्व्स में कैसे कंडक्शन होगा, कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होगा. तब हम बोलते हैं कि भाई माइलिनेटेड जो होती है उसके अंदर आपके इस तरीके से एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर के अंदर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है. तो यही बोल रहे हैं कि ये किस पर डिपेंड करेगा कि फाइबर्स के बीच में इंटरनोडल डिस्टेंस कितनी है, या हम ये बोल सकते हैं, यही सेम बात ये बोल सकते हैं कि फाइबर आपका माइलिनेटेड है या नॉन माइलिनेटेड है. ठीक है, तो दोनों सेम बात हो गई, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, that which sensation is blocked by first by low concentration of local anesthetic. इनमें से कौन सी सेंसेशन है आपके पास जो कि लोकल एनेस्थेटिक्स की लो कंसंट्रेशन के थ्रू ब्लॉक हो जाती है. मतलब अगर हम बहुत कम कंसंट्रेशन में भी लोकल एनेस्थेटिक देंगे तो भी ये चीज नहीं होगी. जैसे कि देखो, लोकल एनेस्थेटिक बेसिकली क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक हमारे को क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को, उसकी सेंसेशन को खत्म कर देते हैं, मतलब उसको फील नहीं होने देते. अगर हम वहां पर इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, सर्जरी भी कर रहे हैं, तो हमको पेन नहीं होगा. यही काम करते हैं लोकल एनेस्थेटिक. तो अगर हम बहुत कम कंसंट्रेशन में देंगे तो भी वहां पर क्या होगा, पेन सेंसेशन हमको फील नहीं होंगे. ठीक है, तो ये किस पर काम करता है, पेन सेंसेशन पे, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द माओ इनिबिटर्स एक्सेप्ट, यानी कि तीन है जो आपके माओ इनिबिटर है, एक है जो नहीं है. तो देखो, ऑप्शन है आपके पास ट्रांसाइल साइप्रोमीन, नोरमोटेंसिव, मोक्लो बेनामाइड एंड आइसोसोर्बेट. ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा माओ इनिबिटर नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों तो आपके माओ इनिबिटर हैं, और कौन नहीं है, नॉर्मोटेंसिव आपके नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दैट द लोकल एनेस्थेटिक विद द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, वो लोकल एनेस्थेटिक बताना है जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इन चारों में से सबसे ज्यादा है. तो आपके पास, आपको पता है लॉन्गेस्ट तो कौन सा है, डाइबुकेन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट हमारे पास होता है, सबसे लॉन्गेस्ट लोकल एनेस्थेटिक होता है जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, तो वैसे तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा ये, पर फिर भी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास है प्रोकेन, क्लोरप्रोमाजीन. अच्छा, ये क्लोरप्रोमाजीन क्या लेने आ गया यहाँ पे, लीडोकेन एंड डाइबुकेन. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डाइबुकेन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर सरफेस एनेस्थेटिक. देखो, सरफेस एनेस्थेटिक्स जो है वो मोस्टली आपके अमाइड लिंकेज वाले होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि अमाइड लिंकेज वाले जो नहीं है वो आपके पुअर एनेस्थेटिक हो जाएंगे. तो जैसे ये प्रोकेन, ये अमाइड लिंकेज वाला नहीं है, रिडोकेन तो अमाइड वाला है, टेट्राकेन है, और बेनोक्सिनेट. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोकेन, क्योंकि ये अमाइड लिंकेज वाला आपका एनेस्थेटिक नहीं है, इसलिए ये पुअर सरफेस एनेस्थेटिक होगा. दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है,
Next is question number 6, that the local anesthetics having high cardiotoxic and arrhythmogenic is, इनमें से आपको बताना है कि इन चारों लोकल एनेस्थेटिक में से कौन सा लोकल एनेस्थेटिक है जो कि सबसे ज्यादा कार्डियो टॉक्सिक है, यानी कि आपके हार्ट पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव डाल रहा है, ठीक है, और अरिथमोजेनिक है, यानी कि अरिथमिया कर रहा है, रिदमिसिटी को यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, अरिथमोजेनिक पोटेंशियल होता है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन है लीडोकेन, प्रोकेन, बुपीवाकेन एंड क्लोरप्रोपेन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बुपीवाकेन। ये सबसे ज्यादा आपके हार्ट पर टॉक्सिक इफेक्ट डालता है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज्यादा होता है और अरिथमोजेनिक पोटेंशियल भी इसके अंदर पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next is question number 7, that the low concentration of bupivacaine is preferred for the spinal and epidural obstetric analgesic because, यहाँ पर जो bupivacaine है, ठीक है, इसकी जो लो कंसेंट्रेशन है उसको प्रीफर किया जाता है, ठीक है। क्यों? किसके लिए? स्पाइनल या एपिड्यूरल ऑब्स्ट्रेटिक एनाल्जेसिया के लिए। क्यों? क्योंकि इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। हाँ, इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होने की वजह से कम कंसेंट्रेशन में इसको दिया जाता है। सेकेंड है कि इट प्रोड्यूसेस सेंसरी ब्लॉकेज विदाउट पैरालाइजिंग द अब्डोमिनल मसल्स। अब्डोमिनल मसल्स को बिना पैरालाइज किए ही सेंसरी ब्लॉकेज ये प्रोड्यूस कर देता है। सही बात है। तीसरा है कि डिस्ट्रीब्यूट्स मोर इन द मैटरनल इश्यूज सो दैट लेस रीचेज इन द फीटस, कि ये जो है मैटरनल टिश्यूज के अंदर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस वजह से ये फीटस के अंदर कम पहुंच पाता है, यानी कि जो टेराटोजेनिक इफेक्ट होते हैं वो भी इसके साथ कम देखने को मिलते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, इसीलिए इसको प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो सारी बातें यहाँ पे सही है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, that which of the following local anesthetic is poorly water soluble, that is PABA derivative and primarily used for the anorectal lesion, wounds and ulcer। आपको बताना है कि जो चार लोकल एनेस्थेटिक्स है इनमें से कौन सा है जो एक तो पुअरली वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, पाबा का डेरिवेटिव है, ठीक है, और एनोरेक्टल लेशंस के अंदर, बाउंड्स के अंदर और अल्सर्स की कंडीशन को ट्रीट करने के अंदर यूज किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर बेंजोकेन, डाइबुकेन, प्रोकेन एंड बेनोक्सिनेट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजोकेन की। जो बेंजोकेन है बेसिकली ये आपका, एक तो पहली बात ये है कि पाबा का डेरिवेटिव है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि पुअरली वाटर सोल्यूबल है और एनोरेक्टल लेशंस के अंदर यूज किया जाता है, बाउंड्स के अंदर, अल्सर्स के अंदर यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दैट oxazicane is used for the anesthetizing gastric mucosa because, जो oxazicane है आपका, इसको हम एनेस्थीसिंग के लिए यूज करते हैं, एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अब्सॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट। क्योंकि इसको देखो, दोबारा समझो, ये कह रहे हैं कि भाई गैस्ट्रिक म्यूकोसा को एनेस्थाइज करने के लिए हम ऑक्सादिकेन को यूज करते हैं क्योंकि जीआईटी के अंदर अब्सॉर्ब नहीं होता। अच्छा, सेकेंड है कि रिमेन्स लार्जली अनआयनाइज इन द एसिडिक मीडियम, कि जैसे स्टमक में गया वहां पर एसिडिक मीडियम है तो उस कंडीशन में भी ये अनआयनाइज कंडीशन में बना रहता है। तीसरा है कि हाईली आयनाइज इन एसिडिक मीडियम, कि बहुत ज्यादा आयनाइज हो जाता है। और फोर्थ है कि प्रोड्यूस नो सिस्टमिक इफेक्ट इवन एट हाई डोज। तो फिर ले क्यों रहे, अगर हाई डोज में भी सिस्टमिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा तो अच्छा लोकल इफेक्ट देगा, सिस्टमिक नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीजन है कि जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर, वो है कि भाई ये एसिडिक मीडियम के अंदर भी बहुत ज्यादा अनआयनाइज कंडीशन में मेंटेन्ड रहता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, that in which of the following technique the concentration of local anesthetics requires is the lowest। इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हमको जो लोकल एनेस्थेटिक होगा उसकी रिक्वायरमेंट सबसे कम होगी, सबसे कम अमाउंट पे लोकल एनेस्थेटिक हमको यहाँ पर देना होगा। तो ऑप्शन है इनफिल्ट्रेशन, फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया, नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया। इन कौन सी कंडीशंस के अंदर हमें सबसे कम अमाउंट में लोकल एनेस्थेटिक देना होगा? तो एक बात समझो कि इनफिल्ट्रेशन है, इनफिल्ट्रेशन मतलब वो फिल्ट्रेशन के थ्रू बाहर नहीं निकल रहा,
ठीक है, तो वो बॉडी में ही रहेगा, तो वहां पर हम क्या चाहते हैं कि सबसे कम कंसंट्रेशन में हम उसको दें ताकि उसके साइड इफेक्ट सबसे कम देखने को मिले। इस वजह से यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया की जो कंडीशन है उसमें मिनिमम अमाउंट में हम लोकल एनेस्थेटिक देंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। So next is that the segmental level of spinal anesthesia depends on कि जो आपकी spinal anesthetics आप लेते हो ना, ठीक है, उन वो अलग अलग स्टेजेस में काम करता है। तो जो सेगमेंटल लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, तो आपके पास ऑप्शन है स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है हमको, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्टेड, कि आपने कितना वॉल्यूम दिया है, सही बात है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक सोल्यूशन, जो आपके लोकल एनेस्थेटिक्स है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, सही बात है। थर्ड है पोस्चर ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट किस पोस्चर में सिटिंग है, इस पे भी डिपेंड करेगा, सही बात है। तो तीनों बात यहाँ पर सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 दैट द स्पाइनल एनेस्थीसिया इज नॉट सुटेबल फॉर, किस कंडीशन में स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं देंगे। पहला है वेजाइनल डिलीवरी में दे देंगे, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, अगर आपके लोअर सेगमेंट का सिजेरियन हुआ है तो फिर वहां पर स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं देंगे, सही बात है, ठीक है। और प्रोस्टेक्टोमी उसमें दे देंगे, कोई इशू नहीं है। ऑपरेशंस ऑन अ मेंटली इल पेशेंट, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो कौन सी कंडीशन में नहीं देंगे, जब सिजेरियन हो रखा है लोअर पार्ट्स का, है ना, तो वहां पर कहीं ना कहीं स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा, ठीक है, सुटेबल नहीं रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next is question number 13 that the epidural anesthesia differs from the spinal anesthesia in that epidural जो anesthesia होता है उसको किस में देते हैं, ड्यूरा मैटर के अंदर यहाँ पर इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी स्पाइनल जो अनेस्थीसिया होता है उससे किस तरीके से डिफरेंट होता है कि दिस एपिड्यूरल अनेस्थीसिया प्रोड्यूसेस लेस कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, कि ये जो आपका एपिड्यूरल अनेस्थीसिया होता है ये कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर, मतलब कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन कम प्रोड्यूस करता है। मतलब ये किस तरीके से अलग है कि भाई ये कम कॉम्प्लिकेशन करेगा। अच्छा, सेकेंड है कि हेडेक इज द मोर कॉमन आफ्टर द एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, कि जब आप एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हो तो हेडेक देखने को मिलता है। अच्छा, थर्ड है कि ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स आर लोअर आफ्टर द एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, कि जब हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं तो यहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक्स जो रहते हैं उनकी ब्लड कंसंट्रेशन हमको कम देखने को मिलती है। अच्छा, ब्लड के अंदर लोकल एनेस्थेटिक की कम कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी। फोर्थ है ग्रेटर सेपरेशन बिटवीन द सेंसरी एंड मोटार ब्लॉकेज कैन बी ऑब्टेन्ड विद द एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, कि जब हम यहाँ पर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं तब हमारा जो सेंसरी और मोटार ब्लॉकेज है उसके अंदर बहुत ज्यादा सेपरेशन देखने को मिलता है। देखो, एपिड्यूरल के अंदर ड्यूरामीटर में इंसर्ट कराएंगे एनेस्थेटिक को, और स्पाइनल के अंदर स्पाइनल कोड के अंदर इंसर्ट कराते हैं, ठीक है, स्पाइनल कोड में यानी कि सीएसएफ के अंदर एंटर कराते हैं, ये भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर जब हम एपिड्यूरल एनेस्थेटिक देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सेंसरी और मोटार जो ब्लॉकेज होता है उसमें बहुत ज्यादा सेपरेशन होता है, जबकि स्पाइनल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 दैट द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, आपको बताना है इनमें से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सा है, सारे ये। अब यूज फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन बट नॉट फॉर द एंजाइना पेक्टोरिस। अच्छा, ये एंजाइना पेक्टोरिस में यूज होता है, ये होता है और ये होता है, तीनों ही एंजाइना पेक्टोरिस में यूज होते हैं। इसने बोला कि कौन सा है, के लिए तो यूज होगा लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस के लिए नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन एंजाइना पेक्टोरिस के लिए यूज हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा, ये नहीं होता। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज फ्यूनाजेरिन। Next is question number 15 that the select the non-peptide which can be generated from the plasma globulin by the snake venom enzyme and causes fall in the BP and intensive pain when applied to the blister base। क्या बोल रहे हैं कि आपको इनमें से पहला तो ये है कि नॉन पेप्टाइड बताना है। वैसे आप नॉन नॉन नोना पेप्टाइड, नोना पेप्टाइड मतलब नो पेप्टाइड चेन से मिलकर बना है, वैसे तो आप सिंपली इसी से भी आपका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आगे क्या बोला कि नोना पेप्टाइड बताना है, साथ में ये बताना है कि जो प्लाज्मा के जब स्नेक वेनम मतलब स्नेक काट लेता है उसका जो वीनम होता है, जहर होता है, तो उसके
उसके ऊपर काम करने वाला जो एंजाइम है वो आपके प्लाज्मा ग्लोबुलिन के अंदर जनरेट होता है और ये क्या करता है, आपके बीपी को कम कर देता है। और साथ में जब हम ब्लिस्टर बेस यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा पेन प्रोड्यूस करता है। वो कौन सा, आपके नोना पेप्टाइड है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन बाकियों का भी आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा कितने पेप्टाइड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 दैट द कैप्टोप्रिल जो आपकी ड्रग है, ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर इनहिबिटर हो गई है, विच प्रोड्यूसेस फॉल इन द ब्लड प्रेशर, ये बीपी को कम करती है। ठीक है, कैसे, किसके अंदर करती है, डायूरेटिक ट्रीटेड पेशेंट्स के अंदर। आपको सभी को पता है कि ये क्या होती है, आपकी डायूरेटिक होती है और ब्लड वॉल्यूम को कम करके काम करती है। ठीक है, तो डायूरेटिक एक्शन देती है, सही बात है। पेशेंट्स विच हैविंग लो प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी, जिनमें रेनिन की एक्टिविटी कम होगी, रेनिन पे काम ही नहीं करती। सोडियम रिप्लेंट नॉर्मोटेंसिव इंडिविजुअल, सोडियम पर काम ही नहीं करती। अनट्रीटेड सीएचएफ पेशेंट, सीएचएफ पे काम नहीं करती। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास डायूरेटिक ट्रीटेड पेशेंट्स के अंदर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की जो इनेलाप्रिल है आपकी ड्रग, इट इज डिफर फ्रॉम द कैप्टोप्रिल, ये कैप्टोप्रिल से किस तरीके से अलग है। देखो दोनों ही एक तो सेम क्लास की ड्रग है, तो दोनों का ही जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो तो सेम होगा। तो क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन कि इट ब्लॉक्स द एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर्स, दोनों ही एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करती है, एंजाइम इनहिबिशन के थ्रू काम करती है। सेकंड है कि इट डज नॉट प्रोड्यूस कफ एज एन साइड इफेक्ट, दोनों ही कफ नहीं करती। तीसरा है इट इज लेस लाइबल टू कोज अ डिस्टरप्ट फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन, की जो इनेलाप्रिल होती है ना, उसकी जब फर्स्ट डोज दी जाती है तो ये अब्रप्शन को लेकर के बहुत ही कम लाइबल होती है। अब्रप्शन यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है, यही इसके साथ एडवांटेज है। और फोर्थ है कि इट हैविंग शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो ऐसा नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि जब इसका फर्स्ट डोज दिया जाता है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, हाइपोटेंशन के लिए, तो यहाँ पर ये बहुत ही कम अब्रप्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट इन द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विदाउट हैविंग एनी डायरेक्ट मायोकार्डियल एक्शन, इनमें से आपकी कौन सी ड्रग है जो कि बिना मायोकार्डियल एक्शन प्रोड्यूस किए, यानी कि हार्ट की मसल्स पर इफेक्ट डाले, सीएचएफ की कंडीशन को ट्रीट कर देती हैं। तो ऑप्शन है आपके पास डिगोक्सिन, ये तो सीएचएफ में देते हैं हमको पता है, कैप्टोप्रिल, एमिरियन और डाइब्यूटामीन। देखो ये दोनों ड्रग तो बेसिकली सीएचएफ पे काम करती ही हैं। ठीक है, बेसिकली, और ये किस पे मतलब आइनोट्रोपिक एक्शन बढ़ा करके काम करती है, मतलब आइनोट्रोपिक इफेक्ट यहाँ पर देती है, तो बेसिकली हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालेगी। लेकिन ये जो कैप्टोप्रिल होती है ना, ये क्या है, हमारी डायूरेटिक, यानी कि इसका जो है हार्ट के ऊपर कोई रूल नहीं है, ये सिंपली क्या करती है, यूरिन आउटपुट को यहाँ पर बढ़ा देती है, यानी कि यूरिन ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है ब्लड वेसल्स पर वो कम हो जाता है। ठीक है, डायूरेटिक एक्शन ये प्रोड्यूस करती है, तो इसका हार्ट के ऊपर कोई काम नहीं है, इसका किस पे काम है, किडनी पर, किडनी के थ्रू ये एक्शन देती है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट क्लियरली describe the current status of angiotensin converting enzyme inhibitor in the congestive heart failure, CHF की कंडीशन के अंदर एंजियोटेंसिन जो इनहिबिटर्स होते हैं उनके स्टेटस को कौन बताता है। देखो कि दे आर द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग अनलेस कॉन्ट्राडिक्शन, ये वो ड्रग्स होती है जो कि बिना कोई इंडिकेशन किए फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, सेकेंड है दे आर यूज व्हेन डायूरेटिक्स फेल अलोन, जब डायूरेटिक्स अकेले काम नहीं करते तब इसको यूज करते हैं, गलत स्टेटमेंट है, खुद भी डायूरेटिक है और अप्रोप्रिएट एक्शन प्रोड्यूस करना जानती है। थर्ड है कि दे आर सब्स्टिट्यूट ऑफ डिजिटलिस, नहीं डिजिटलिस का सब्स्टिट्यूट नहीं होती, दोनों का मैकेनिज्म ही अलग अलग होता है। फोर्थ है कि दे आर यूज एज एन एडजुवेंट ओनली इन द रेजिस्टेंस केसेस, सिर्फ रेजिस्टेंस केसेस में यूज करेंगे, नहीं नॉर्मल आप जो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन होगी इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है कि ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है बिना किसी कॉन्ट्राइंडिकेशन के, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग माओ इनहिबिटर एंड आल्सो एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी, देखो इनमें से आपको बताना है कि एक तो माओ इनहिबिटर एक्टिविटी होनी चाहिए, माओ को इनहिबिट कर सकता हो, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम को, और साथ में एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी भी शो करता हो। तो आपके पास ऑप्शन है इप्रोनिजाइड, देखो निजाइड से ही आपको समझ में आ गया कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है ये, है ना। बाकी इसके अलावा ऑप्शन है फिनेलाजीन, मिक्लोबेमाइड और आइसोकैप्रोइड, इन तीनों से ही आपको समझ में आ रहा है कि तीनों ही ट्यूबरकुलोसिस के अंदर यूजफुल नहीं है।
सिर्फ ये होगी आपकी इप्रोनिजाइड, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दैट लोसर्टेन इज, लोसर्टेन क्या होती है आपकी एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, इनहिबिटर नहीं ब्लॉकर, ठीक है, या हम इसको एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि रिसेप्टर को बाइंड करके अपोजिट एक्शन यानी कि जो एगोनिस्ट का एक्शन है उसको प्रोड्यूस नहीं होने देती। तो ये क्या है आपके पास यहाँ पर selective angiotensin 1 receptor antagonist, selective angiotensin second receptor antagonist, non-selective angiotensin 1 and angiotensin second receptor antagonist और angiotensin 1 receptor partial agonist। देखो agonist नहीं है, एंटागोनिस्ट है, ये तो हमको पता है। अब एंजियोटेंसिन के कौन से रिसेप्टर पे काम करती है? 81 पर, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 दैट लोसर्टेन डिफर फ्रॉम द एनालाप्रिल। देखो ये तो क्या करती है, एंजियोटेंसिन को इनहिबिट करती है और ये क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। तो क्या दोनों में क्या डिफरेंस है कि इट डज नॉट पोटेंशिएट द ब्रेडिकाइनिन, सेकंड है इट डिप्रेसेस द कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, थर्ड इट इम्पेयर्स द कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस एंड फोर्थ इट डज नॉट हैव फिटोथेरेपी पोटेंशियल। देखो ये तो स्टेटमेंट कार्बोहाइड्रेट के साथ दोनों का कोई लिंकेज नहीं है, ठीक है, दोनों ही एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स पे काम करती है। तो हम कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस की बात भी यहाँ नहीं करेंगे। मेन चीज ये है कि भाई जो लोसर्टेन होती है आपकी, वो जो ब्रेडिकाइनिन होती है उसको पोटेंशिएट नहीं करती, जबकि जो एनेलाप्रिल है ये एंजाइम इनहिबिटर होने की वजह से ब्रेडिकाइनिन को भी पोटेंशिएट करती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 दैट बिसफॉस्फोनेट आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशन। इन कौन से कंडीशन के अंदर बिस यानी कि 2 फॉस्फोनेट जो रहेंगे वो आपको इंडिकेटेड रहेंगे, मतलब वो यूजफुल है। बिसफॉस्फोनेट किस कंडीशन में यूजफुल है आपके? ऑप्शन है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में, डिमेंशिया में, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में, या पोस्ट मिनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। देखो ये तो आपके एंटीबायोटिक के साथ आता है स्टीफन जॉनसन, तो ठीक है, डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर हम क्या देते हैं? एट्रोपिन देते हैं, ठीक है। अब बचा पोस्ट मीनोपोजल यानी कि जो मीनोपोज होता है उसके बाद में जो बोन्स का वीकनेस देखने को मिलती है, जो एक्चुअल में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से होती है। तो यहाँ पर बिसफॉस्फोनेट देंगे जो उस कमी को दूर करेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 दैट द मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म बाय विथ द जनरल एनेस्थेटिक प्रोड्यूस देयर एक्शन। इनमें से आपको बताना है कि जनरल एनेस्थेटिक किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू यहाँ पर एक्ट करते हैं। तो ऑप्शन है दैट इट अफेक्टिंग द रिसेप्टर ऑपरेटेड आयन चैनल्स इन द सेरेब्रल म्यूकोसा, की जो जनरल एनेस्थेटिक जो है पूरी बॉडी को एनेस्थाइज करते हैं। तो सेरेब्रल नर्व्स होती हैं, जो आयन चैनल्स होते हैं उनको ये अफेक्ट करते हैं, सही बात है। सेकेंड है कि ब्लॉकेज वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल इन द न्यूरोनल मेम्ब्रेन, की जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके अंदर जो सेंसिटिव सोडियम चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, नहीं। थर्ड है कि डिप्रेसिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेरेब्रल न्यूरॉन्स, जो सेरेब्रम के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है अपने, ठीक है, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे, नहीं। फोर्थ है ब्लॉकिंग प्रोडक्शन इज हाई एनर्जी फॉस्फेट इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर हाई एनर्जी वाले जो फॉस्फेट होते हैं, देखो एक तो एटीपी होता है ना, ये भी फॉस्फेट ही है वैसे, पर इसके जैसे और भी जो हाई एनर्जी वाले फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को ये ब्लॉक कर देता है, नहीं। तो एक्चुअल में ये क्या करता है, सेरेब्रल न्यूरॉन्स के अंदर जो आयन चैनल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयन चैनल्स, उनके थ्रू ये ऑपरेट करता है और इफेक्ट देता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ डीप एनेस्थीसिया। डीप एनेस्थेटिक का क्या इफेक्ट होगा? अपीयरेंस ऑफ अ टीयर्स इन आई, आईज के अंदर टीयर्स आने लगेंगे, नहीं। रेजिस्टेंस टू पेसिव इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स, लंग्स के अंदर आपके इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, जो पेसिव इन्फ्लेशन है उसे रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, नहीं। फॉल इन बीपी, कि यहाँ पर बीपी भी कम होने लग जाएगा, अगर आपके हाई एनेस्थेटिक दे दिया तो धीरे धीरे बीपी कम होने लग जाता है, ये सही बात है, क्योंकि ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, प्रेशर जो लग रहा है वो भी कम हो जाता है। एंड द पेशेंट मेक्स स्वेलिंग मूवमेंट, पेशेंट सडनली निकलने वाला मूवमेंट करेगा, नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 जो कहता है कि विच इनहेलेशनल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि कौन सा इनहेलेशन है, इनहेलेशन मतलब जिसको इनहेल करके लेते हैं हम, ठीक है,
एंड जनरल अनेस्थेटिक इज मेटाबोलाइज इन द बॉडी टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, और ये एक जनरल अनेस्थेटिक है, ठीक है, और साथ में ये बॉडी के अंदर एक सिग्निफिकेंट एक्सटेंट के अंदर मेटाबोलाइज भी होता है। तो ये क्वालिटीज किस किस के अंदर है? ऑप्शन है सेवोफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, ईथर और हेलोथेन, कि ये जो आपका हेलोथेन होगा ये जनरल एनेस्थेटिक है। वैसे तो ये बाकी भी हैं, ठीक है, और सभी इनमें से ये आपके आप इनहेलेशन के थ्रू लेते हो, और साथ में ये मेटाबोलाइज जो सबसे ज्यादा होता है वो है हेलोथेन। इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल एनेस्थेटिक हैव अ पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी, इनमें से कौन सा जनरल एनेस्थेटिक होता है तो थोड़ा बहुत आपके मसल्स को रिलैक्स भी कर देता है? तो ऑप्शन से ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोथेन और आइसोफ्यूरेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज NO, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नाइट्रस ऑक्साइड, NO के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? पहला है कि इट इरिटेट्स रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, सेकंड है इट इज अ पुअर एनाल्जेसिक एक्शन, देखो एनेस्थेटिक है, पेन रिलीफिंग, लेकिन यहाँ पर एनाल्जेसिक की फॉर्म में यूज नहीं होता, और ना ही रेस्पिरेटरी म्यूकोसा को इरिटेट करता है। थर्ड है कि प्राइमरली यूज एज एन कैरियर एंड एडजुवेंट विद द अदर एनेस्थेटिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके केस में याद रखने वाली है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है आपके, नाइट्रस ऑक्साइड NO, ये एक कैरियर की तरह यूज किया जाता है, और जो अदर एनेस्थेटिक्स होते हैं उनके साथ एडजुवेंट फॉर्म में, उनके साथ एडिशनल फॉर्म में ऐड करके इसको दिया जाता है, ठीक है। फोर्थ है दैट इट फ्रीक्वेंटली इंड्यूसेस द पोस्ट एनेस्थेटिक नोजिया एंड ईचिंग, कि ये कभी कभी पुअर एनेस्थेटिक एक्शन देता है, नोजिया करता है, ईचिंग करता है नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 की कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, दैट ईथर इज वाइडली यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थीसिया इन द इंडिया स्पेशली इन द पेरिफेरल हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, कि ईथर जो होते हैं ना उसको जनरल एनेस्थेटिक के फॉर्म में ज्यादा यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि नॉन एक्सप्लोजिव है? नहीं। इट इज प्लीजेंट स्मेल एंड नॉन इरिटेटिंग? नहीं। एक्शन ज्यादा होगा ना, जल्दी से मतलब अच्छा एक्शन दे रहा होगा इस वजह से। इट इंड्यूसेस एनेस्थीसिया रैपिडली। फोर्थ है कि चीप है, सस्ता है, भाई इंडिया में तो सस्ता सुंदर टिकाऊ सबसे ज्यादा चलता है, ठीक है, तो चीप है एंड कैन बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट द एनेस्थेटिक मशीन, बिना एनेस्थेटिक मशीन के इजीली खुद ही लगा सकते हैं इसको, तो ये सबसे अच्छी बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, that the factor which affects the rate of elimination of the general anesthetic is, वो फैक्टर जो कि जनरल एनेस्थेटिक जो होते हैं उनके एलिमिनेशन रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वो फैक्टर्स आपके जो कि जनरल एनेस्थेटिक को फाइनली एलिमिनेट आउट में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन है पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्लड फ्लो, सॉल्युबिलिटी इन द ब्लड एंड टिश्यू एंड ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें हैं कि भाई देखो वो कितना ज्यादा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पे इफेक्ट डाल रहा है, ब्लड के अंदर, ब्लड फ्लो के अंदर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसकी ब्लड के अंदर, टिश्यू के अंदर सॉल्युबिलिटी कितनी है, इन सारे बातों पे डिपेंड करेगा कि किस रेट से वो एलिमिनेट आउट होएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Next है question number 31, that which of the following general anesthetic has the most marked uterine relaxant action, इनमें से कौन सा है जो uterine relaxant है बेसिकली और जनरल anesthetic भी है? तो ऑप्शन है प्रोपोफेल, हेलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ईथर। पहली बात तो ये कि चारों ही जनरल anesthetic होते हैं। अब इनमें से यूट्रस को कौन रिलैक्स करता है? तो ऑप्शन है आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलोथेन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Next is question number 32, that the distinguished feature of the infurane in compare to the halothane is, मतलब हेलोथेन के कंपैरिजन में इनफ्यूरेन का क्या डिस्टिंग्विश फीचर होगा? दैट इट इज प्लीजेंट एंड नॉन इरिटेटिंग। आ रही हूं? सेकेंड ऑप्शन ये है कि इट हैविंग प्रोपेंडेंसी टू प्रेसिपिटेट द सीजर्स, कि सीजर्स को भी कम मतलब खत्म कर सकने में, प्रेसिपिटेट आउट कर सकने में इसकी ये रोल प्ले करता है। तीसरा है कि प्रोपेंडेंसी टू कोज द हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। और फोर्थ है कि ब्रोंको डायलेटिंग एक्शन देता है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देता है।
तो मेन जो फीचर है यहाँ पर जिसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन प्यूरेन को हेलोथेन के साथ, वो ये होता है कि ये जो इन प्यूरेन होता है ये सीजर्स तक को भी प्रेसिपिटेट कर सकते में कैपेबल होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 दैट द ड्रग और ड्रग्स व्हिच इज यूज्ड मेनली फॉर द इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया आर, कि वो पर्टिकुलर ड्रग जो कि जनरल एनेस्थेटिक्स का एक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस करती हैं, मतलब इनमें से चारों में से जनरल एनेस्थेटिक कौन सा है, तो थियोपेंटेन सोडियम, सेकेंड है फेंटेनाइल प्लस ट्राइपेरिडोल, कीटा अमीन एंड ऑल ऑफ द अबोव। देखो कीटामीन भी होता है, फेंटेनाइल जो होता है वो होता है आपके नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, और ये कीटामीन भी होता है वैसे तो, पर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ड्रग है जो कि जनरल एनेस्थेटिक एक्शन के फॉर्म में यूज की जाती है, तो वो है आपके थायोपेंटेन सोडियम, दैट इज बाय ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 दैट द जनरल एनेस्थेटिक ऑफ थायोपेंटेन सोडियम इज बाय, जो आपके थायोपेंटेन सोडियम होता है उसका जो जनरल एनेस्थेटिक होता है वो कैसा होता है, तो गुड मसल रिलैक्सेटिंग एक्शन होता है, मसल्स को रिलैक्स भी कर सकता है थायोपेंटेन सोडियम, नहीं जनरल एनेस्थेटिक है। पुअर एनाल्जेसिक होता है यानी कि पेन को थोड़े अमाउंट में कम कर सकता है। सेंसेशन टू द हार्ट टू एड्रेनलिन, एड्रेनलिन का जो सेंसेशन है हार्ट के लिए उसको ये इफेक्टिव बनाता है। और फोर्थ है कि नो पोस्ट ऑपरेटिव रेसिड्यूअल सीएनएस डिप्रेशन, सीएनएस को डिप्रेस नहीं करता, तो मेन जो इसका एक्शन है वो इसके थ्रू कैरेक्टराइज किया जाता है कि एनाल्जेसिक इफेक्ट जो उसका होता है वो काफी कम होता है, वीकर होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 दैट द डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय, डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया कौन कौन से इनके अंदर, तो डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया है कीटामीन, ये तो मैंने बताई दिया ना नार्कोटिक है, और ये भी नहीं आएगा इसमें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कीटामीन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपके पास दैट द यूज ऑफ द मॉर्फिन इन द प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के फॉर्म में हम मॉर्फिन को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इट इज रूटीन एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं करती इसलिए। सेकेंड है इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द पेशेंट विच इज बीइंग एनेस्थाइज्ड आफ्टर द ईथर, ईथर के बाद सेकेंड है जिसको हम एज एन एनेस्थेटिक यूज नहीं करते, ये क्या करता है रेस्ट्रिक्शन करता है नहीं, एंड इट शुड बी मेड ओनली इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रोपिन, एट्रोपिन के साथ कॉम्बिनेशन में ही देंगे इसको, नहीं इट इज रेस्ट्रिक्टेड मोस्टली इन द पेशेंट विद द पेन प्री ऑपरेटिव। देखो मॉर्फिन का जो एक्शन है उसको हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के फॉर्म में देते हैं, यानी कि मेन एनेस्थेटिक एक्शन दे वो उसके पहले ही मॉर्फिन को यहाँ पर एज एन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन दिया जाता है, जो कि एनेस्थेटिक के इफेक्ट को यहाँ पर बढ़ा देती है, उसका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। अब जिनको हम अगर दे रहे हैं मॉर्फिन उनको पेन हो रहा है ऑपरेशन से पहले, तो उस केस में फिर हम मॉर्फिन नहीं देंगे, वहां पर इसका जो यूज होगा वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी की जो प्री ऑपरेटिव पेन होगा जिन पेशेंट्स में उनके केस में ये रेस्ट्रिक्टेड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 that which of the following drug is routinely used in a pre-anesthetic medication for the prolonged operation, लंबा ऑपरेशन चलता रहे इसके लिए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के फॉर्म में कौन सी ड्रग दी जाती है, ऑप्शन है एट्रोपिन, मॉर्फिन, प्रोमिथाजीन एंड रेनिटिडीन, तो करेक्ट आंसर इज रेनिटिडीन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 that the patient which are treated with the following drug should be cautioned not to consume the alcoholic beverage, इनमें से कौन सा ड्रग है जिसको हम पेशेंट को देंगे तो उसको अल्कोहलिक ब्रीवरेज वो नहीं ले सकता पर, तो वो कौन सी ड्रग है जो अल्कोहल के साथ बेसिकली रिएक्शन कर लेती है और कॉन्ट्राइंडिकेशन यहाँ पर देती है, तो ऑप्शन है आपके मिबेंडाजोल, मेट्रिंडाजोल, मेथिमाजोल या आपके मेटामिजोल, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मेथिमाजोल, जो बेसिकली आपकी क्या होती है एंटी थायराइड ड्रग होती है ना, और थायराइड के सिक्रीशंस को, थायराइड के इफेक्ट को बढ़ाने का काम करती है, तब हम यहाँ पर इसको अल्कोहल के साथ नहीं देंगे, यानी कि अगर इसको ले रहे हो तो अल्कोहल को नहीं लेना है, नहीं कंज्यूम करना है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 39 दैट द कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक ब्रीवरेज कैन in a moderate amount is contraindicating for the following category of subject expert,
कि जब आप अल्कोहलिक बेवरेजेस को कंज्यूम करते हो यहाँ पर, चाहे आप मॉडरेट अमाउंट में ही करो, तो इनमें से कौन सी कैटेगरी के लिए आप यहाँ पर दे सकते हो। मतलब कि ये 4 केसेस है, इनके केसेस में जब आप ये ट्रीटमेंट चल रहा हो तो अल्कोहलिक बेवरेज थोड़े अमाउंट में ले सकते हैं। नहीं, थोड़े अमाउंट में भी नहीं ले सकते, थोड़े सा अमाउंट में भी अगर अल्कोहल प्रेजेंट है तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास एपिलेप्सी, पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स पेशेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन। इन चारों में से जो आपके पर्टिकुलर कंडीशन है कि अगर पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, एमआई है, ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा भी अल्कोहलिक ब्रेवरेज नहीं लेना है, वरना वो कॉन्ट्राइंडिकेशन कर देगा। सॉरी 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 एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट। तो एपिलेप्सी के केस में नहीं लेना आपको। जीआईटी रिफ्लेक्स, देखो एक तो जीआईटी रिफ्लेक्स है अगर पेशेंट को, तो जीआईटी में जाएगा अल्कोहल और स्टमक से अब्जॉर्ब होता है, इस वजह से यहाँ पर अल्कोहल नहीं लेना। दूसरा है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर लो आईक्यू बेबी प्रोड्यूस होते हैं, टेराटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए अल्कोहल नहीं लेना। एपिलेप्सी के केस में ये कॉन्ट्राइंडिकेशन करता है, इसलिए नहीं लेना। लेकिन हार्ट के ऊपर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के ऊपर जिसकी हिस्ट्री रही हो पहले, अभी नहीं है लेकिन पहले कभी हिस्ट्री रही हो, उसके केस में कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं करेगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, that what is considered to be a safe limit for the daily alcohol consumption by an adult in the absence of contraindication and interacting drugs। अगर कोई भी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं कर रही है, इंटरेक्ट नहीं कर रही है, तो डेली कितना अमाउंट ले सकता है एक पेशेंट जो, या एक एडल्ट जो कि उसके लिए सेफ रहेगा। तो वो होता है लगभग 50 से 100 ml विस्की के कंपैरिजन में कंपेयर कर रहे हैं, तो 50 से 100 ml अगर वो विस्की ले लेता है तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज बीन फाउंड टू रिड्यूस द अल्कोहल क्रेविंग एंड चांसेस ऑफ रिज्यूम heavy drinking by the alcoholics after they have undergoes a detoxification program। देखो, कोई अल्कोहल से एडिक्टेड है, हमने उसका रिहेबिलिटेशन सेंटर के थ्रू अल्कोहल कंजप्शन यहाँ पर खत्म किया, उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन किया, अब ये कह रहा है कि भाई हम कौन सी ड्रग देंगे जिससे उसको अल्कोहल को कंज्यूम करने की इच्छा नहीं होगी। तो आपके पास ऑप्शन है क्लोरडाइजेपोक्साइड, क्लोरोप्रोमाजीन, मीथाडाइओन या नेल्ट्रियोक्सेन। देखो ये जो ड्रग होती है ना नेल्ट्रियोक्सेन, ये आपकी ड्रग एडिक्शंस को छुड़ाने के लिए यानी कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर यूज किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेल्ट्रिक्सोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट पोटेंशिएट द गाबा। इनमें से कौन सा ड्रग है जो गाबा जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके इफेक्ट को पोटेंशिएट कर देता है, बढ़ा देता है। तो ऑप्शन है वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स, बार्बिचुरेट्स, प्रोपराफोल और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो बार्बिचुरेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, गाबा के जो इफेक्ट होता है उसको बढ़ा देते हैं, पोटेंशिएट कर देते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, दैट द इथेनॉल इज यूज्ड इन द मेथनॉल पॉइजनिंग बिकॉज इट। यहाँ पे जो मेंथोल की पॉइजनिंग होती है ना उसमें इथेनॉल को क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट ये तो आपको पता ही है कि मेंथोल की पॉइजनिंग हो जाती है तो इथेनॉल देते हैं, क्यों, क्योंकि इट एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ मिथेनॉल। नहीं, इट इज मतलब मिथेनॉल के एक्शन को ही अपोज कर सकती है, दोनों सेम क्लास के नहीं कर सकती। सेकेंड है स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ मेंथोल एंड रिड्यूस इट्स ब्लड लेवल, इसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है। नहीं, थर्ड है कि मेटाबॉलिज्म को इनिबिट कर देती है, सही बात है, इनिबिट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ मेंथोल एंड जनरेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट, कि मेंथोल को मेथनॉल को आपके मेटाबोलाइज नहीं होने देगी, जिसकी वजह से टॉक्सिक मेटाबोलाइट नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से जो पॉइजनिंग हो रही है उस इफेक्ट को यहाँ पर रिड्यूस किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ है कि रेप्लिश द फोलिएट स्टोर डिप्लेक्टेड बाय द मेथनॉल। जो मेथनॉल है उसने जितने डिपोजिट फोलिएट को आपके यहाँ पर डिप्लेक्ट किया होगा उसको वापस से रिप्लिश करने का काम करती है इथेनॉल। नहीं, तो ये क्या करती है, मेंथोल के मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करके टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स के जनरेशन को स्टॉप कर देती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, दैट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिचुरेट्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ बेंजोडाइजेपिन, कि जो बार्बिचुरेट्स का एक्शन होता है वो बेंजोडाइजेपिन से किस तरीके से अलग होता है। ऑप्शन है दैट दिस do not affect the GABA benzodiazepine receptor chloride channel complex, कि ये जो होता है आपके ये गाबा बेंजोडाइजेपिन जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, उन पर जो क्लोरीन आयन चैनल का कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है उसको अफेक्ट नहीं करते,
गलत। नेक्स्ट है कि ये जो बार्बिटूरेट्स होते हैं ये बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स पर इनवर्स एगोनिस्ट का काम करते हैं, नहीं। इट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड आयन चैनल ओपनिंग विदाउट अफेक्टिंग इट्स के लाइफ टाइम को बिना अफेक्ट किए क्लोराइड आयन जो चैनल्स होते हैं उनकी ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी को ये बढ़ा देते हैं, नहीं। दे बोथ हैविंग गाबा फैसिलिटिंग, दोनों ही गाबा फैसिलिटिंग है और दोनों ही गाबा नर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसकी मिमिक्री करते हैं, बिल्कुल सही बात है। बार्बिटूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स के एक्शन में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बार्बिटूरेट्स की जगह बेंजोडाइजेपिन्स को यूज करना इसलिए शुरू किया था क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स कम थे, बाकी एक्शन दोनों सेम ही दे रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 that which of the following processes play a major role in terminating the action of phenobarbital। अगर phenobarbital के एक्शंस को टर्मिनेट करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, ये क्या है आपके सेडेटिव हिप्नोटिक, तो यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हो। ऑप्शन से बाइलरी एक्सक्रीशन के थ्रू, रीनल एक्सक्रीशन के थ्रू, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू या रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। तो ऑब्वियस सी बात है इसको एलिमिनेट करा दो तो एक्शन खत्म हो जाएगा। तो एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन भी कौन सा वाला, किडनी के थ्रू इसको एलिमिनेट कराना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 दैट करंटली बार्बिटूरेट्स आर प्राइमरली यूज्ड एज। बार्बिटूरेट्स को अभी किस लिए यूज करते हैं भाई, पहले शुरू में यूज करते थे सेडेटिव हिप्नोटिक की फॉर्म में, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से बंद कर दिया है ना। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में नहीं करते, किसमें करते हैं, एंटी एपिलेप्टिक में, लेकिन अभी भी यूज करते हैं एपिलेप्सी सीजर्स की कंडीशन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 दैट हिप्नोटिक्स जो बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं ये आपके पर्टिकुलर कौन सी स्टेज ऑफ स्लीप होती है जिसका पीरियड ऑफ टाइम को इंक्रीज कर देते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है स्टेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ या रेम स्टेज। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेज होती है स्लीप की उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को ये जो बार्बिटूरेट्स होते हैं बढ़ा देते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 दैट द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन इज। बेंजोडाइजेपिन जो रहते हैं उनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये डोपामीन एंटागोनिस्ट होते हैं, नहीं। एडिनोसिन एंटागोनिस्ट होते हैं, नहीं। ओपनिंग ऑफ न्यूरोनल क्लोराइड चैनल, सही बात है, क्लोराइड चैनल्स को तो ओपन करते ही हैं। नेक्स्ट है फैसिलिएशन ऑफ गाबा मीडिएटेड क्लोराइड इनफ्लक्स, और ये जो क्लोराइड चैनल को ओपन करते हैं ना वो गाबा फैसिलिएटिंग होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि गाबा के थ्रू मीडिएट होने वाले क्लोराइड आयन चैनल्स को ओपन करके उसका इनफ्लक्स ये करवाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 दैट एट अ सिंगल हिप्नोटिक डोज द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ डायजेपाम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। कि जब हम यहाँ पर सेडेटिव हिप्नोटिक की एक सिंगल डोज देते हैं तो जैसे कि डायजेपाम का, तो क्या फार्माकोकाइनेटिक्स देखने को मिलती है कि स्लो एलिमिनेशन एंड लिटिल डिस्ट्रीब्यूशन, स्लो एंड मार्क्ड डिस्ट्रीब्यूशन, रैपिड एलिमिनेशन एंड मार्क्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड अल्ट्रा रैपिड एलिमिनेशन। तो यहाँ पर जब हिप्नोटिक की एक सिंगल डोज दी जाती है तो डायजेपाम जो रहते हैं ये स्लो रेट से एलिमिनेट होते हैं और एक मार्क्ड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 is that the following drug is used to reverse the CNS depression produced by the diazepam। इनमें से कौन सी ड्रग है आपकी जो कि डायजेपाम ने जो CNS को डिप्रेस किया है उसके एक्शन को रिवर्स कर देगी। तो ऑब्वियस सी बात है जो इसकी एंटागोनिस्ट होगी, तो ऑप्शन से आपके पास दिकेथी, माइड, डोक्साप्राम, फाइसोस्टेगमिन या फ्यूमाजिल। तो फ्यूमाजिल बेसिकली इसका एंटागोनिस्ट होता है, इस वजह से यहाँ पे फ्यूमाजिल जो होगा वो सीएनएस डिप्रेशन की कंडीशन को रिवर्स कर देगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ ये हुए हमारे 50 एमसीक्यूज यहाँ पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ नए एमसीक्यूज के साथ। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।